फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी बच्चों को अपना हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी बच्चों को सांख्यिकी अध्ययन करा रहा हूँ। आप सभी बच्चों ने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत सांख्यिकी अध्याय 90 अध्याय के अंतर्गत सांख्यिकी माध्य के बारे में पढ़ा था कि सांख्यिकी माध्य की जो विधियां बताई गई थी, इसकी माध्य कहने का समान सांख्यिकी माध्य की तो सामान्यतः 3 प्रकार की विधियों के बारे में बताया था मैंने। इसमें स्थिति संबंधी माध्य था, व्यापारिक माध्य था और गणितीय माध्य था। तो 3 प्रकार के माध्यों के बारे में आपको बता चुका हूं। इसमें प्रथम जो हमारा माध्य था स्थिति संबंधी माध्य, इसमें 2 माध्य बताए गए थे, 2 रूप बताए गए थे। दूसरा हमारा माध्य है क्या है, वो था गणितीय संबंधी माध्य, इसमें 4 माध्यों के बारे में अध्ययन किया था हमने। और जो तीसरा माध्य व्यापारिक माध्य था, इस माध्य के अंदर हमने 3 प्रकार के माध्यों का प्रयोग किया था, समझा था हमने। आज उन्हीं माध्यों को आगे बढ़ाते हुए क्लास को आगे चलेंगे और सभी माध्यों के बारे में विस्तार अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन करने से पहले सामान्यतः आपको एक बात बता देता हूं। वैसे जनरली अधिकांशतः जो सबसे इन तीनों माध्यों के अंतर्गत जो सबसे सरल माध्य जो बताया गया है, सरल माध्य, स्थिति संबंध, जो दूसरा हमारा गणितीय माध्य है। गणितीय माध्य के अंदर समांतर माध्य सबसे सरल माना गया। किसको माना गया बच्चों? समांतर माध्य। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वह टॉपिक गणितीय माध्य से प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है बच्चों, उसी पर आगे चलते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। अध्याय 9 सभी विद्यार्थी ढूंढा लीजिए। 90 अध्याय का नाम समांतर माध्य है, आपको पता है। आज के टॉपिक का नाम माध्यों के प्रकार। तो माध्यों के प्रकार के अंदर 3 प्रकार बताए गए थे, 3 भाग बताए गए थे। नंबर पहला जो भाग था वह था स्थिति संबंधी माध्य, स्थिति संबंधित। दूसरा जो माध्य बताया गया था वह था हमारा गणितीय माध्य, गणितीय माध्य। और जो तीसरा वाला माध्य बताया गया था वह था हमारा व्यापारिक माध्य, व्यापारिक माध्य। तो 3 प्रकार के माध्य थे, 3 प्रकार के माध्य। प्रथम जो माध्य था इसके वही 2 भाग बताए गए थे। दूसरा माध्य जो है इसके 4 भाग बताए थे और तीसरे वाले माध्य के 3 भाग बताए थे। ठीक है बच्चों, ये इसकी रूपरेखा थी, ये इसके भाग थे। वैसे देखा जाए सरलता की दृष्टि से मैं यहाँ एक नोट डाल के लिख देता हूं। सरलता की दृष्टि से, सरलता की दृष्टि से गणितीय माध्य का सबसे पहले प्रयोग किया जाएगा। सरलता की दृष्टि से सर्वप्रथम गणितीय माध्य की, गणितीय माध्य के रूपों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाएगा। ये एक नोट करो, मैंने आपको बता दिया है माध्य के प्रकार के अंतर्गत। तो 3 प्रकार के जो माध्य बता दिए गए, तीनों माध्य के। तो गणितीय माध्य, गणितीय माध्य में हम सरलता की दृष्टि से या प्रश्नों को सरल रूप से हल करने के लिए, समझने के लिए इसी माध्य के बारे में पहले हम अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले सब विद्यार्थियों को मैं बता दूं, हमारे चैनल ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी सब्सक्राइबर कीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हमारा अंतिम जो बिंदु है कमेंट, आपको अन्य कोई जानकारी प्राप्त करनी हो या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा हो, उसके बारे में आपको कुछ बताना हो तो आप कमेंट की सहायता लीजिएगा। ठीक है बच्चों, पुनः हमारे आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा माध्य के प्रकारों के अंदर गणितीय माध्य। तो गणितीय माध्य के अंतर्गत जो गणितीय माध्य में पहला जो माध्य बताया गया है, कौन सा माध्य बच्चों? फर्स्ट नंबर डाल लेना हमें। सबसे पहले हम गणितीय माध्यों के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो गणितीय माध्य के जो प्रकार बताया गया, इसमें प्रथम जो प्रकार बताया गया था वह क्या था हमारा बच्चों? प्रथम प्रकार का नाम था हमारा समांतर माध्य, समांतर माध्य। इसके 4 प्रकार बताए गए हैं बच्चों, 4 टाइप्स है इसके।
4 टाइप्स के अंतर्गत समांतर सबसे पहला जो भाग बताया गया था हमारा समांतर माध्य था। अर्थमेटिक एवरेज कहने का मतलब है अर्थमेटिक ARITH अर्थमेटिक एवरेज। इसका संकेतांक मैं आपको पूर्व के अंतर बता भी चुका हूं, इसको किस रूप में जाना जाएगा। तो सबसे पहले समांतर माध्य को समझ लेते हैं, क्या है इसकी डेफिनेशन परिभाषा समझ लेते हैं। समांतर माध्य को क्या बताया गया है, क्या कहा गया है, इसको किस नाम से जाना जाता है, प्रमुख विद्वानों के अनुसार क्या क्या परिभाषा इसमें समांतर माध्य की बताई गई है। क्योंकि जब तक मैं अंकगणितीय प्रश्नों को हल करने से पहले थ्योरी को जानना बहुत आवश्यक है, समझना आवश्यक है वो चीज है क्या। जब तक उसके बारे में नहीं समझा जाता तब तक आप प्रश्न का सही प्रकार से समाधान नहीं कर सकते हो। एक ऊपरी मान से समाधान कर सकते हैं लेकिन सही प्रकार से नहीं कर सकते हैं, चीजों को डीपली पढ़ना चाहिए। समांतर माध्य क्या है सबसे पहले लिख लिया इसके बारे में छोटे बात। केंद्रीय प्रवृत्ति का केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे लोकप्रिय या सबसे प्रसिद्ध कह सकते हैं, सबसे सरल कह सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे, लोकप्रिय माप समांतर माध्य है। ये छोटा सा प्रश्न आ जाए आपके सामने एग्जाम में, केंद्र प्रवृत्ति का सबसे लोकप्रिय माप कौन सा है, तो आपको उत्तर क्या बताना है बच्चों, समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक एवरेज या अर्थमेटिक मीन भी कह सकते हैं इसको। समांतर माध्य सबसे लोकप्रिय माप बताया गया है। अब ये लोकप्रिय क्यों बताया गया वो भी समझ लीजिए। जो सबसे सरल पड़ता है, सरलता समझा जा सकता है, इसे लोकप्रिय इस तरह से अधिकांश जनरली हम इसका प्रयोग करते रहते हैं। वैसे देखा जाए तो जो समांतर माध्य है इसका पर्यायवाची शब्द है, इसका पर्यायवाची जो शब्द बनता है क्या बनता है, उसके समान ही होता है। इस पर्याय शब्द इसका क्या है, औसत, औसत है, औसत बताया गया है। ये इस माध्य को इस माध्य को अंकगणितीय माध्य या मध्यक ये उसके उपनाम आ गए बच्चों। इस माध्य को अंकगणितीय माध्य या मध्यक भी कहते हैं। ये उपमाध्य आ गए आपके, जो केंद्रीय प्रवृत्ति का जो समांतर अर्थमेटिक जो एवरेज बताया गया है, अर्थमेटिक एवरेज को अन्य किस नाम जाना जाता है, अंकगणितीय माध्य मध्यक के नाम से, या फिर औसत कह सकते हैं। औसत भी एक पर्यायवाची उसका पर्यायवाची शब्द बताया गया है। तो पर्यायवाची शब्द कहने का तात्पर्य क्यों बताया गया है, क्योंकि इसके अंदर जो कैलकुलेशन जो गणनाएं की जाती है वह औसत के समान की जाती है। जैसे कि औसत के अंदर फार्मूला जो बनाया जाता है आपने सुना हो, पढ़ा भी होगा पूरे छोटे वाले क्लासों के अंदर। औसत ज्ञात करने का जो तरीका क्या है बच्चों, मालूम होगा आपसे विद्यार्थियों को, वैसे तो फिर मैं बता देता हूं। औसत ज्ञात करने के लिए जैसे कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या किया जाता है, राशियों का योग अपॉन जो राशियों की संख्या, इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है औसत ज्ञात करने के लिए। उसी प्रकार यहाँ के इसमें भी ये, और ये समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए भी इसी प्रकार के लिए इसी तरीके का प्रयोग किया जाता है। अब ये औसत के लिए, समांतर माध्य के लिए अनेक विद्वानों ने अपने परिभाषाएं कही हैं। जो होरेस सेक्रेस्ट का नाम आता है, सबसे ऊपर होरेस सेक्रेस्ट का नाम आता है, नाम लिया जाता है। प्रोफेसर मिल का भी नाम लिया जाता है इसके अंतर्गत। तो होरेस सेक्रेस्ट ने, मिल, अन्य किसी जो विद्वानों ने क्या क्या परिभाषा कही, क्या डेफिनेशन दी, उसको लिख लेते हैं। तो प्रमुख विद्वानों के अनुसार परिभाषा है।
प्रमुख विद्वानों के अनुसार परिभाषा अनुसार समांतर माध्य की परिभाषा। तो पहले जो प्रमुख विद्वान रहे हैं हमारे समांतर माध्य परिभाषा को समझाने के लिए इनकी परिभाषा में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उनके नाम लिख लीजिए। सबसे पहले जो नाम आता है वह हमारा आता है क्रॉक्सटन व काउडेन का। क्रॉक्सटन व काउडेन। नंबर 2 हॉरेस सैक्राइस्ट। नंबर 3 प्रोफेसर मिल। आदि विद्वानों ने समांतर माध्य की परिभाषा को स्पष्ट डिफाइन किया है, स्पष्ट किया है। इनका काफी अच्छा सहयोग रहा है इनको स्पष्ट करने में। सभी विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत क्या मत है। सबसे पहले डाल लेते हैं क्रॉक्सटन व काउडेन के अनुसार। टेक्निकल से विद्यार्थी यहाँ पर क्रॉक्सटन व काउडेन के अनुसार। तो क्रॉक्सटन व काउडेन ने क्या बात कही है और इसकी परिभाषा के रूप में क्या समझाया है उसको भी जान लीजिए। तो क्या कहा, तो लिखिए मेरे साथ से विद्यार्थी। किसी समंग श्रेणी का किसी समंग श्रेणी का समांतर माध्य उस माध्य को कहा जाता है। किसी समंग श्रेणी का समांतर माध्य उस श्रेणी के मूल्यों को जोड़कर उस श्रेणी के मूल्यों को छोड़ दो। ये यहाँ पर औसत वाली बात स्पष्ट कर रहा है। देखो यहाँ पर औसत में मैंने यही पढ़ा था कि औसत के राशियों का योग यहाँ पर भाई यानी उस श्रेणी के मूल्यों को जोड़कर उसकी संख्या का भाग देने से प्राप्त होता है। संख्या का भाग देने से प्राप्त होता है। यह बात किसने कही थी? यह बात कही थी क्रॉक्सटन व काउडेन के अनुसार। ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम में आ जाए कि समंग श्रेणी का समांतर माध्य उस श्रेणी को कहते हैं उस श्रेणी के मूल्यों को जोड़कर श्रेणी के मूल्यों की संख्या का जब भाग दिया जाएगा तो वही हमारा क्या कहलाएगा? समांतर माध्य। तो इस प्रकार की परिभाषा किस विद्वान ने दी थी? यह परिभाषा क्रॉक्सटन व काउडेन के अनुसार कही गई थी। और भी जो दूसरा विद्वान है हॉरेस सैक्राइस्ट ने भी कहा था। सबसे छोटी परिभाषा इस 2-3 शब्दों के अंतर्गत वह विद्वान रहे थे प्रोफेसर मिल ने कुछ ही शब्दों के अंतर्गत समांतर माध्य की परिभाषा को स्पष्ट कर दिया था। तो उसकी परिभाषा को जानेंगे। तो जानने से पहले इसको समझ लीजिए। समांतर माध्य श्रेणी के मूल्यों को जोड़ कर, देखो यहाँ पर कहता राशियों का योग, तो मूल्यों को जोड़ दिया गया, उसकी संख्या का भाग या राशियों की संख्या का भाग दे दिया गया। बट्टे में आ गई बट्टे के अंदर संख्या, तो भाग देने से प्राप्त जो होता है वही क्या लगता है हमारा? वही हमारा समांतर माध्य अंकगणितीय माध्य मध्यक कहलाता है। समझ में आ गया? आगे लिखते हैं प्रोफेसर हॉरेस सैक्राइस्ट के अनुसार। पहले इसका लिख लीजिए सभी विद्यार्थी एक बार। सभी विद्यार्थियों ने सेकंड परिभाषा जानी है। सेकंड परिभाषा क्या कही गई है? हॉरेस सैक्राइस्ट के अनुसार। लिखते रहना, कुछ समझ में आ रहा है तो बताते रहना, कोई दिक्कत है तो भी कहते रहना। ठीक है बच्चों, सेकंड परिभाषा के बारे में अध्ययन करते हैं हॉरेस सैक्राइस्ट के अनुसार। सैक्राइस्ट साहब ने क्या कहा हमको?
तो देखो होरेस सैक्राइस्ट के अनुसार। सेकंड परिभाषा, होरेस सैक्राइस्ट, देखो इनके मतानुसार, इनके मतानुसार, इन मत के अनुसार समांतर माध्य वह मूल्य है जो, यानी होरेस सैक्राइस्ट के मतानुसार समांतर माध्य वह मूल्य है जो कि एक श्रेणी के योग से एक श्रेणी के योग, योग कहने का मतलब उसका टोटल लिया गया है। तो एक श्रेणी के योग में उनकी संख्या का भाग देने से प्राप्त होता है। आगे बात समझने, तो होरेस सैक्राइस्ट क्या, होरेस सैक्राइस्ट ने अपनी परिभाषा वही कही। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया, जो प्रोफेसर क्रास्टन और काउडेन ने परिभाषा कही थी और जो होरेस सैक्राइस्ट ने कही थी, इन दोनों की परिभाषा दोनों थोड़ी मिलती जुलती है। कैसे है, उन्होंने भी श्रेणी के मूल्यों का योग कहा, उन्होंने केवल मूल्य कह दिया, यहाँ पर कह दिया श्रेणी के योग कह दिया उन्होंने। क्या मूल्य सबका डिफाइन है और उनकी संख्या का भाग दे दिया, उसमें भी क्या कहता, उनकी संख्याओं के मूल्य की संख्याओं का भाग दे दिया जाता है। तो भाग देने से जो कुछ प्राप्त होगा वह कहलाएगा बच्चों समांतर माध्य कहलाएगा। अंतिम परिभाषा और जान लेते हैं, प्रोफेसर मिल ने क्या कहा था उसको लिख लीजिए साथ साथ। नंबर 3 डाल लीजिए। प्रोफेसर मिल के अनुसार, प्रोफेसर मिल के अनुसार, प्रोफेसर मिल ने तो बहुत छोटी सी बात कही थी। क्या कही थी, ये एक चीज का ध्यान रखना, इन्वर्टेड कॉमा जो जिस व्यक्ति की बात यथावत लिखी जाती है उसे इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत लिखा जाता है। मिलने क्या है, मिलने लिखो इसके मिलने के अनुसार इनके अनुसार समांतर माध्य वितरण का एक केंद्रीय बिंदु है। क्या है बच्चों, वितरण का, यानी समूह को सूचनाओं को बांटने का। समांतर माध्य वितरण का एक केंद्रीय बिंदु है। ये परिभाषा किसने कही, प्रोफेसर को सबसे छोटी परिभाषा कही इन्होंने क्या कहा, तो समांतर माध्य जो होता है वह संख्या, वितरण मतलब होता है बांटना। वितरण का अर्थ क्या होता है बच्चों, वितरण का जो अर्थ बताया गया सामान्य तौर पे उसका अर्थ होता है बांटना, यानी जो संख्याओं को दो बराबर भागों में, यानी वह अंक या वह मूल्य जो संख्याओं को दो बराबर भागों में बांट देता है वह मार्ग कहलाता है समांतर माध्य या मध्यक या फिर अंक गणितीय माध्य कहलाता है। तो यहाँ पर जो प्रोफेसर मिल ने बात कही थी, यहाँ उन्होंने यही कहा था कि समांतर माध्य जो मूल्य होते हैं मूल्यों को बांटने का क्या होता है बच्चों, केंद्रीय बिंदु होता है। समझ आ गया, केंद्र बिंदु क्या होता है, जिससे केंद्रीय बिंदु कहा जाता है जो मूल्यों को दो बराबर भागों में बांटता रहता है। देख लेना, परिभाषा हो चुकी है यहाँ पर। से विद्यार्थियों ने आगे चलता है एक नोट के रूप में नोट, समांतर माध्य का, समांतर माध्य को x बार, मैं पूर्व में बता चुका हूं बच्चों, समांतर माध्य को x बार लेने के तात्पर्य क्या कहते हैं इसको, x बार
समांतर माध्य को x बार के द्वारा भी लिखा जाता है। कहने का तात्पर्य इसका संकेतांक हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, ये इसका संकेतांक, यानी इसे x बार के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। अब जो समांतर माध्य बताया गया है, समांतर माध्य के दो भाग बता दिए गए। क्या क्या बताया गया बच्चों, इसके दो माध्य क्या बताया गया है उसको भी जान लेते हैं। तो पहले सभी विद्यार्थी इसको लिख लेना। हमने आगे क्या है, तो ये इसके बताए गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ऐसे प्रकारों के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या बताया गया ऐसे प्रकार, सामान्य तौर पर जो समांतर माध्य बताया गया है, समांतर माध्य के दो प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार बताए गए बच्चों, दो प्रकार। तो लिख लेना मेरे साथ साथ, मैं लिखा भी देता हूँ आप सब विद्यार्थियों को कि समांतर माध्य के प्रकारों को देखिए, समांतर माध्य को दो भागों में बांटा गया है। समांतर माध्य कितने बताए गए, दो भाग कौन कौन से बताए गए हैं, नंबर 1 प्रथम भाग, नंबर 2 द्वितीय भाग। प्रथम भाग बताया गया हमारा सरल समांतर माध्य। क्या बताया बच्चों, सरल समांतर माध्य। प्रथम भाग का नाम है हमारा सरल समांतर माध्य। सिंपल अर्थमेटिक एवरेज या मीन लिख लीजिए। सिंपल अर्थमेटिक मीन। और जो दूसरा बताया गया है हमारा, वह कौन सा बताया गया है, भारित समांतर माध्य। वेट कहने का तात्पर्य है भारित समांतर माध्य। वेट अर्थमेटिक मीन। तो दो प्रकार के माध्य बताए गए हैं। प्रथम जो माध्य बताया गया सरल समांतर माध्य, और दूसरा बताया गया हमारा भारित समांतर माध्य। तो दोनों परिभाषाओं को जान लेते हैं कि कौन सा माध्य किस प्रकार है। खास तौर पे अच्छा समझ लेना, प्रश्नावली प्रश्न प्रारंभ होने वाले हैं, इसलिए इनको अच्छी तरह से समझ लेना। प्रथम जो प्रकार बताया गया है वह हमारा प्रथम प्रकार क्या बताया गया है बच्चों, प्रथम बताया गया हमारा सरल समांतर माध्य। कहने का तात्पर्य सिंपल अर्थमेटिक मीन या एवरेज, ठीक है। प्रथम माध्य हमारा क्या हो गया, सरल समांतर माध्य। सरल समांतर माध्य क्या डेफिनेशन है उसको भी लिख लीजिए मेरे साथ साथ कि सरल समांतर माध्य किसे कहा जाता है। तो लिखिए, जब समंक श्रेणी के समस्त मदों को समान रूप से महत्व, जब समंक श्रेणी के समस्त मदों को समान रूप से महत्व दिया जाता है, तो मदों के
मूल्यों के योग में उसकी संख्या से भाग दे दिया जाता है। मदों के मूल्यों के योग में मदों की संख्या का भाग दे दिया जाता है तो उसे सरल समांतर माध्य कहते हैं। सरल समांतर माध्य कहते हैं। समझा के बाद सरल समांतर से कहा जाएगा कि जब समंक श्रेणी के समस्त मदों को समान रूप से यानी सभी जो अंक होते हैं, सभी मूल्य सबको एक समान माना जाता है, सभी को बराबर महत्व दिया जाता है, तो मदों के मूल्यों के योग में मदों की संख्या का भाग दे दिया जाता है। मदों के मूल्यों के योग में जब मदों की संख्या का भाग दे दिया जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा बच्चों? तो उसे सरल समांतर माध्य कहा जाएगा। समझा के बाद सरल समांतर माध्य किसे कहेंगे? उसी प्रकार सेकंड रूप क्या बताया गया, सेकंड वाली परिभाषा भी जान लीजिए। क्या है सेकंड परिभाषा? भारित समांतर माध्य। भारित समांतर माध्य वेट अर्थमेटिक मीन या एवरेज। भारित समांतर माध्य के अंतर्गत जो मूल्यों का जो वेट होता है, समंकों का जो भार दिया होता है उस भार को महत्व दिया जाता है। इसमें लिख लीजिए, इस माध्य में प्रत्येक मध्य के मूल्यों को उसके द्वारा दिए गए भारों से गुणा किया जाता है। यानी जो मूल्य दिए होंगे, कहने का मतलब जो हमारे पास मूल्य दिए होंगे उन मूल्यों को किससे गुणा कर देंगे बच्चों? भारों से गुणा कर दिया जाएगा। और भारों को गुणा करने के बाद जो भी गुणनफल प्राप्त होगा उस गुणनफल के अंतर्गत संख्या के भाग दे दिया जाएगा। लिख लीजिए, गुणा किया जाएगा। गुणा करने के बाद प्राप्त गुणनफल प्राप्त गुणनफलों के योग में भारों के योग का भाग देने से प्राप्त प्रतिफल भारित समांतर माध्य कहलाता है। बच्चों, प्राप्त प्रतिफल भारित समांतर माध्य कहलाता है। यानी जो गुणा मूल्यों को और भारों का पर जो गुणा किया जाएगा, गुणा करने से जो गुणनफल प्राप्त होगा उन गुणनफलों का जो योग निकाला जाएगा, योग के अंतर्गत भारों के योग का भाग दिया जाएगा
तो भाग देने से जो हमें प्रतिफल प्राप्त होगा, बराबर बच्चों, भाग देने से जो हमें प्रतिफल प्राप्त होगा वही प्रतिफल भारित समांतर माध्य प्रतिफल कहलाएगा या कहलाता है। तो ये जो समांतर माध्य के दो प्रकार हो गए हमारे, पहला जो हमारा था सरल समांतर माध्य और दूसरा प्रकार बताया गया था भारित समांतर माध्य। सरल समांतर माध्य के अंदर व्यक्तिगत के सामान्य मूल्य दिए होते हैं, ध्यान रखना बच्चों, सरल समांतर माध्य के अंतर्गत व्यक्तिगत के सामान्य मूल्य दिए होते हैं और भारित समांतर माध्य के अंतर्गत जो मूल्य दिए होते हैं मूल्यों को 12 से गुणा करने पर प्राप्त भागफल के अंतर्गत 12 के योग का 12 के संख्याओं का जब भाग दिया जाएगा, योग का भाग दिया जाएगा तो प्राप्त होने वाला भागफल ही भारित समांतर माध्य कहलाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को वैसे दबाइएगा। इसके बाद शेष पढ़ते हैं आगे आने वाली क्लास में। ठीक है बच्चों, सभी तरह इसको लिख लेना, नोट्स कर लेना, नोट कोई दिक्कत हो तो कमेंट की सहायता ले लीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।